स्वागत है आप सभी का टारगेट यूपीएससी एंड यूकेपीएससी में सॉरी। तो आज हम देखेंगे लास्ट जो हमारा क्या बच चुका है, इकोनॉमिक सर्वे बच चुका है। ठीक है, तो ये जो इकोनॉमिक सर्वे है ये तीसरा और चौथा पार्ट है आपका इकोनॉमिक सर्वे का। अगर आप साइट पे जाके देखेंगे तो आपकी जो 4 पीडीएफ है ना इकोनॉमिक सर्वे की कितनी है, 4 पीडीएफ है। ठीक है, तो जो ये तीसरी पीडीएफ है ये, और इसके बाद एक और पीडीएफ है, मतलब तीसरी और चौथी पीडीएफ है ये। ठीक है, तो आज हम इसको पूर्ण तरीके से देख लेंगे। इसमें वैसे कुछ ज़्यादा डेटा है नहीं आपके लिए, है ना, बट जो भी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो जो हमारा अब क्या था, 15वां चैप्टर था, और ये किससे संबंधित है, रोड और ट्रेन से संबंधित, मतलब सड़क और रेल से संबंधित है। मतलब टोटल मिला के देखें तो यातायात से संबंधित है। ठीक है, तो इसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, सबसे पहले है ये फैक्ट। ठीक है, अब जो राज्य में सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला मार्ग है ना, वो किसका है, ग्रामीण सड़कों का है। ठीक है, ग्रामीण सड़कों का कितना है, 15,402 किलोमीटर है ये। ठीक है, तो पहले नंबर पर क्या है भाई, राज्य में ग्रामीण मार्ग है। ठीक है, दूसरे नंबर पर क्या है, तो दूसरे नंबर पर है भाई जो प्रादेशिक मार्ग होते हैं, जो स्टेट हाईवेज होते हैं ना, वो दूसरे नंबर पर है। ठीक है, तीसरे नंबर पर क्या है, तीसरे नंबर पर है भाई जिला मार्ग, मुख्य जो जिला मार्ग हैं वो तीसरे नंबर पर है। और सबसे कम क्या है राज्य में, तो वो है भाई हाईवेज। ठीक है, नेशनल हाईवेज। ठीक है, नेशनल हाईवे कौन से नंबर पर है, चौथे नंबर पर। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि राज्य में सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी में है वो कौन से सड़कें हैं। ठीक है, तो वो कौन है भाई, ग्रामीण सड़कें हैं। ये पेपर में बहुत बार आता है। ठीक, इसको आप नोट करके रख लो। ठीक है, और आप इसको एक बार रिविज़न भी कर लेना इस सीट का। ठीक, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा श्री धाम कार्य के बारे में मतलब केदारनाथ धाम के कार्य के बारे में बताया है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बट जो रेल यातायात में सबसे इम्पॉर्टेंट आता है वो क्या आता है, 125 किलोमीटर की जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग है। ठीक है, इससे आपका एग्जामिनर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ चुका है और आने वाले टाइम में भी ये पूछेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये रेल मार्ग है, जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग का रेल मार्ग है, वो कितना किलोमीटर है भाई, तो वो 125 किलोमीटर है। ठीक है, ये बहुत बार आता है पेपर में। ठीक है, अब ये आप देखना कि कौन कौन से ये जिलों से होकर जाता है। ठीक है, तो जो ऋषिकेश वाला जिला है वो यहाँ से शुरू होता है। ठीक, कहाँ से शुरू होता है भाई, यहाँ से शुरू होता है। ऋषिकेश वाला जिला होता है यहाँ से शुरू। ठीक है, अब यहाँ पर कोई अच्छा सा पेन नहीं मिल रहा है, पर देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से शुरू होता है। ठीक, तो ये क्या है भाई, देहरादून है। ठीक है, एक तो देहरादून जिला है। ठीक, दूसरा है भाई अपना टिहरी जिला है। ठीक है, दूसरा क्या कौन सा जिला है, टिहरी जिला है। ठीक है, तीसरा कौन सा जिला है भाई, पौड़ी को भी ये टच करते हुए चलता है। 3 हो गए। ठीक है, ठीक है, चौथा क्या जिला है, रुद्रप्रयाग वाला जिला है। चौथा कौन सा जिला है, रुद्रप्रयाग वाला जिला है। और पांचवा जिला कौन सा है भाई, सॉरी, चौथा जिला रुद्रप्रयाग वाला है। ठीक है, और पांचवा जिला अपना कौन है, चमोली है। ठीक है, तो इसमें 5 जिले हैं। इस जो रेल जो परियोजना है, ठीक है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना है, इसमें कितने जिले हैं, तो 5 जिले हैं। ठीक है, कौन से जिले हैं, सबसे पहले देहरादून आता है, देहरादून के बाद आता है टिहरी। ठीक है, टिहरी गढ़वाल, फिर है पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर को ये टच करते हुए जाती है ये रेल लाइन। ठीक, फिर है रुद्रप्रयाग, और फिर लास्ट में क्या है, चमोली है। तो ये 5 डिस्ट्रिक्ट आपको याद होने चाहिए कि ये जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन है, 125 किलोमीटर की रेल लाइन है ये। यहाँ से आपके पास क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा ही बनेगा। एक बार बन चुका है, आने वाले टाइम में, आने वाले एग्जाम में ये पक्का बनेगा। ठीक है, चाहे आप पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप छोटे एग्जाम दे रहे हैं, मतलब वनडे एग्जाम दे रहे हैं, तो वहाँ से भी ये बनेगा ही बनेगा। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट अगली जो चैप्टर है, अगला जो चैप्टर है वो 16वां चैप्टर है। ठीक है, तो वो कौन सा चैप्टर है भाई, इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चंस आपके पास बन सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ फैक्ट्स हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। जैसे क्या है, देखो यहाँ पर है, राज्य के औद्योगिकरण में टियर 2 और टियर 3 के शहरों तक पहुँचने की कड़ी में देखो यहाँ पर क्या है, रुड़की में क्या है, रुड़की किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, तो एजुकेशन और तकनीकी निर्माण के लिए इंपॉर्टेंट है। ये कभी भी आपके पास क्या आ सकता है, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। एक तरफ रुड़की लिख देगा, सितारगंज लिख देगा, काशीपुर लिख देगा। ठीक है, खुरपिया लिख देगा, और दूसरी तरफ लिख देगा, जैसे एक तरफ लिख देगा एजुकेशन एंड तकनीकी निर्माण हो गया। दूसरा है सितारगंज में क्या किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, प्लास्टिक और पॉलीमर क्षेत्र में इंपॉर्टेंट है। वैसे ही काशीपुर किस चीज़ के लिए फेमस है, तो एरोमा क्षेत्र के लिए इंपॉर्टेंट है। और खुरपिया किस क्षेत्र के लिए इंपॉर्टेंट है, तो एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये जो लाइन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये लाइन है, मैं अपना जो टेलीग्राम है वहाँ पर इसकी पीडीएफ क्या कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आपको वहाँ पर इजीली मिल जाएंगे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद एक जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये वाला फैक्ट है। देखो DPIIT द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो राज्य है उत्तराखंड है वो क्या है, अचीवर श्रेणी का है ना।
स्टार्टअप रैंकिंग में कौन सी श्रेणी का है, लीडर श्रेणी का है। और जो नीति आयोग की निर्यात सूचकांक है उसमें क्या है, अग्रणी राज्य है। तो ये भी कई बार पेपर में आ सकता है कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में है वो उसमें कौन सी श्रेणी में है उत्तराखंड, तो अचीवर में है। ठीक है, लीडर श्रेणी में कौन सा, तो स्टार्टअप में क्या है, तो लीडर श्रेणी में है। और जो नीति आयोग द्वारा निर्यात सूचकांक आता है तो उसमें क्या है भाई, ये अपना राज्य क्या है, अग्रणी श्रेणी का राज्य है। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना। अब यहाँ पर देखो लगातार उत्तराखंड क्या कर रहा है कि स्टार्टअप नीति चल रही है अपने यहाँ पे, है ना। तो जो उत्तराखंड की स्टार्टअप नीति है वो कब की है भाई, 2018 की स्टार्टअप नीति है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ है, थोड़ा सा अपडेट हुआ है। ठीक है, इसमें क्या हुए, व्यापक परिवर्तन हुए। और जो नई स्टार्टअप नीति है वो कब की शुरू हुई है, मार्च 2023 से क्या हुई है, नई उत्तराखंड की स्टार्टअप नीति क्या हुई है, लॉन्च हुई है। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि जो उत्तराखंड की स्टार्टअप नीति है वो कब की है, वो 2018 की है। लेकिन जो नई जो स्टार्टअप नीति है वो कब की है भाई, मार्च कब की है, 2023 की है। ठीक है, तो ये आपको दोनों ही याद रखने, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ रहा होगा, है ना। फिर आपको थोड़ा सा इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, किसकी, UIIDB की। ठीक है, उत्तराखंड अवस्थापना एवं निवेश विकास बोर्ड, मतलब उत्तराखंड क्या होता है, अवस्थापना को क्या कहते हैं भाई, इंडस्ट्रीज़ या इंडस्ट्रियल, है ना, ऐसा कुछ कह सकते हैं। ठीक है, निवेश को क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो इसकी आपको थोड़ा सा फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, मतलब ये आपसे क्या पूछा जा सकता है, पेपर में पूछा जा सकता है। तो ये भी क्या है, एक कई बार आती है ना आपको कि फुल फॉर्म इसमें आई का मतलब क्या है, डी का मतलब क्या है, तो वहाँ पर ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अब उसके बाद थोड़ा सा क्या है इंपॉर्टेंट है, देखो उत्तराखंड स्वरोजगार जो योजना है 2020 की है, 2.0 है। ठीक है, ये कब की है, ये आपको कहाँ पर बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। तो आपके लिए एक होमवर्क यहाँ पर ये होता हुआ, ठीक है, जो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एक तो कब की है। ये मैंने कहाँ पर पढ़ाई है, मैंने आपको बहुत बार पढ़ा दिया है। ठीक है, जो हम टेस्ट सीरीज कर रहे थे ना, टेस्ट सीरीज कर रहे थे किस चीज़ के लिए, ये जो री एग्जाम हो रहा था। ठीक है, जो 14 तारीख को आपका री एग्जाम है, वहाँ पर भी मैंने ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछा है। ठीक है, वहाँ पर हमने क्या करे हैं, स्कीम को लगभग मैंने सारी स्कीम से क्वेश्चन बनाए हैं, ताकि जितने भी स्कीम से आपके पास क्वेश्चन आए आप उसको क्या कर पाएँ, सॉल्व कर पाएँ, अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। तो आप जो भी एक तो कितने हैं, 20 प्लस बच्चे हैं उसमें। ठीक है, 20 प्लस एस्पिरेंट हैं उसमें। ज़रा देखना, अगर आप यहाँ पर देख रहे हो इस वीडियो को, तो ज़रा कमेंट सेक्शन में बताना कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना कब की है। ठीक है, तो ये आपके लिए क्या है, एक होमवर्क है, ये बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 ने इसमें कितने क्षेत्रों में बांटा है, तो 4 क्षेत्रों में बांटा है, ABCD क्षेत्रों में बांटा है। तो इसके लिए अलग अलग वो है, क्या है, उत्पादन मात्रा में अलग अलग जो वो दिया गया है, क्या बोलते हैं इसे, अरे क्या कह सकते हैं इसे, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, अंशदान कह सकते हैं। ठीक है, सब्सिडीज़ कह सकते हैं, तो वो इस हिसाब से दिया है। ठीक है, बाकी कुछ इसमें क्या है, अतिरिक्त मार्जिन मनी भी देते हैं, जैसे भौगोलिक बूस्टर के लिए 5% हो गया, सामाजिक बूस्टर के लिए भी 5% हो गया, फिर उत्पादन बूस्टर के लिए भी 5%। तो ये आपके पेपर में आ सकता है, ऐसे टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको क्या करना है, इनको ध्यान में देना है। ठीक है, फिर दूसरा जो क्वेश्चन है यहाँ से, ये सीधे सीधे स्कीम है, जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, ये कब का है भाई, 2008 का है ये कार्यक्रम। ठीक, तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर मैंने कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछा कि जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार सृजन कार्यक्रम है, इसका जो विनिर्माण क्षेत्र में कितने लाख तक का क्या मिलेगी, सुविधा मिलेगी, तो 25 लाख तक की मिलेगी। और विनिर्माण क्षेत्र के लिए 50 लाख तक की तथा सेवा क्षेत्र के लिए 20 लाख तक की क्या मिलेगी, सब्सिडी मिलेगी। ठीक, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो अंशदान है, देखो यहाँ पर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है, 15, 25 और 35 का क्या है, अंशदान है। ठीक, तो ये बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपके पास लगातार आते हैं। ठीक है, और आपको यहाँ पर बताया भी गया है ये सारी चीज़ें। फिर एकल खिड़की, तो एकल खिड़की के लिए क्या बनाए, एक प्लेटफॉर्म बनाए जहाँ पर क्या कर सकते हैं, सभी चीज़ें आपको एक साथ में मिल जाएंगी। ठीक, फिर देखो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ये एक इंपॉर्टेंट क्या है स्कीम है। ठीक है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के सुधार कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप उत्तराखंड टॉप अचीवर श्रेणी में है। ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ। ठीक है, और एकल खिड़की व्यवस्था, वन स्टॉप शॉप के रूप में क्या हो रहा है, यहाँ पर काम किया जा रहा है, ताकि सभी को क्या मिल सके, लाइसेंस मिल सके इन सब चीज़ों के लिए। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। फिर देखो जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, देखो जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट क्या है, ये MSME के लिए है। ये किसके लिए भाई, MSME के लिए है। ठीक, तो इसको थोड़ा सा याद रखना है आपको कि जीरो डिफेक्ट जीरो इम्पैक्ट किसके लिए, जीरो इफेक्ट किसके लिए, तो MSME के लिए। अब इसमें जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट का क्या मतलब है, देखो जीरो डिफेक्ट मतलब MSME कुछ भी बनेगी, अगर MSME कोई भी
प्रोडक्ट बना रही है तो उसमें जो डिफेक्ट होगा उसमें क्या होगा, डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसमें क्या नहीं होना चाहिए, डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा कि जो उसका इफेक्ट है, जो उसका इफेक्ट है, क्या उस इफेक्ट से हमारे जो इन्वायरमेंट है उस पर कोई एस्पेक्ट पड़ा है, मतलब उस पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, तो उस पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी नहीं पड़ना चाहिए। तो इसी का क्या मतलब है, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, ठीक है। और ये किसके लिए बनाया गया है, तो एमएसएमई के लिए बनाया गया है। एमएसएमई के लिए क्यों बनाया गया है, ताकि उनमें क्या बढ़े, कंपटीशन बढ़े, ठीक है, ग्लोबल मार्केट उनको क्या मिल पाए, ग्लोबल उनको बाजार मिल पाए, ताकि वो अपने जो बनाए गए प्रोडक्ट्स हैं उनको बेच पाए, ठीक है। अब यहाँ पर जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट में एक जेड प्रमाणन मिलता है, ठीक है, ठीक है, एक जेड प्रमाणन मिलता है। उसमें 3 चीज़ें हैं, क्या है, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज है, ठीक है। अब उसमें एमएसएमई की कितनी इकाइयाँ हैं, तो सबसे ज़्यादा कौन सी इकाइयाँ हैं, तो भाई ब्रॉन्ज इकाइयाँ हैं, ठीक है। फिर क्या है, दूसरे पे क्या है, सिल्वर इकाइयाँ हैं, और तीसरे पे क्या है, गोल्ड इकाइयाँ हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे सीधा सीधा पूछ सकता है कि जो जीरो डिफेक्ट जीरो इम्पैक्ट में जो जेड प्रमाणन श्रेणी है, निम्न में से कौन सा नहीं है। एक गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, फिर दे देगा कुछ और कोई और धातु दे देगा, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन बन सकता है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर वहाँ पर क्या करना है, अटेंटिव तरीके से इन सारी चीज़ों को देखना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो अगला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके पास, वो है राज्य में सूक्ष्म लघु उद्यमों को क्रय विक्रेता, और ये देखो क्रय वरीयता नीति कब की है, तो 2019 की है। ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जो कुटीर उद्योग हैं, जो कुटीर खादी एवं खादी और स्टार्टअप हैं, ऐसे स्टार्टअप हैं जो क्या करते हैं, खादी उत्पादन करते हैं, कुटीर उद्योग करते हैं, ठीक है, उनके लिए जो क्रय वरीयता नीति है वो कब की है, भाई 2019 की है। ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है आपके लिए, है ना। उसके बाद देखो यहाँ पर है कि उत्तराखंड स्टार्टअप नीति, तो देखो उत्तराखंड स्टार्टअप जो नई नीति है वो कब की है, 2023 की है, ठीक है। उत्तराखंड स्टार्टअप नीति कब से शुरू हो गई थी, तो 2018 से शुरू हो गई थी, लेकिन जो नई स्टार्टअप नीति है वो कब की है, 2023 की है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, है ना। उसके बाद देखो यहाँ पर स्टार्टअपों की अगर आप बात करो, आप यहाँ से क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो सबसे ज़्यादा जो स्टार्टअप है वो कहाँ पर है, तो देहरादून में सबसे ऊपर जो स्टार्टअप है सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, देहरादून में है। फिर जो नंबर 2 स्टार्टअप है, ठीक है, वो कहाँ पर है भाई, हरिद्वार में है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट हब है स्टार्टअप का, वो कहाँ पर है, नैनीताल में है। और जो चौथा इंपॉर्टेंट हब है जो है ना, वो कौन सा है, उधम सिंह नगर है। सबसे कम जो या सबसे जो कम क्या है स्टार्टअप है वो कहाँ पर है भाई, रुद्रप्रयाग में है। और रुद्रप्रयाग में कितने स्टार्टअप है, केवल और केवल एक स्टार्टअप है। तो यहाँ से भी आपके पास एक प्रीलिम्स का अच्छा सा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, बहुत ही अच्छा यहाँ से एक क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, ठीक। तो ये भी हो गया। अब देखो यहाँ पर 16.8 एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या है चीज़ें हैं, मतलब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, निर्यात एवं आयात स्थिति क्या है, ठीक है, किसकी, उत्तराखंड की, है ना। तो हमने यहाँ पर देखा था ना कि एक्सपोर्ट प्रीपेडनेस इंडेक्स में जो नीति आयोग जारी करता है, देखो नीति आयोग ये इंडेक्स जारी करता है, कौन सा, एक्सपोर्ट प्रीपेडनेस इंडेक्स, मतलब कौन सा राज्य कितना प्रिपेयर है किस चीज़ के लिए, एक्सपोर्ट के लिए, ठीक है, एक्सपोर्ट के लिए कितना क्या है, प्रिपेयर है। तो हिमालयी राज्यों में क्या था, जो हिमालयी राज्य है ना अपने, उसमें जो उत्तराखंड का स्थान था वो क्या था, पहले नंबर पर था। और ये कब की रिपोर्ट है भाई, 2022 की रिपोर्ट है, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। फिर 16.9 भी हमको क्या बताता है कि उत्तराखंड सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम नीति कब की है भाई, एमएसएमई जो नीति है, एमएसएमई जो नीति है वो कब की है भाई, 2023 की है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और एमएसएमई नीति को कितने श्रेणियों में बांटा गया है, ये भी क्वेश्चन मैंने आपसे कहाँ पर पूछा था, टेस्ट सीरीज में पूछा था। तो आपको इस बार क्या करना है, देखो यहाँ से टेस्ट सीरीज बहुत क्या बनाई है मैंने, बहुत डीप बनाई थी, ठीक है ना। तो जो भी ये पढ़ रहे होंगे उनको समझ आ रहा होगा कि किस हिसाब से क्वेश्चन आपके पास फॉर्म होके आ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कितनी श्रेणियाँ थी भाई, ABCD 4 प्रकार की इसमें क्या थी, श्रेणियाँ थी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पास बन सकता है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, है ना। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे देखें तो देखो ये सारी चीज़ें आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर एक 16.10 में एक फैक्ट आता है, ठीक है, फैक्ट क्या आता है, क्लस्टर विकास योजना। अब देखो ये क्लस्टर विकास योजना में इसमें कितने एमएसएमई में कितने क्लस्टर जुड़ चुके हैं, तो 50 क्लस्टर जुड़ चुके हैं, ठीक है। अब बाकी आपको पता ही कि एमएसएमई नीति कब की है भाई, 2023 की है, ठीक। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, आगे वाला है, ठीक है। थोड़ा सा हमको इसमें देखना भी पड़ेगा, साथ साथ में पढ़ते हुए भी चलेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर है एक है 16 कितना है, 16.12 है, ठीक है, 16.11 भी था एक जगह में, एक मिनट, हाँ
छूट तो गया है कहीं पे, हाँ ये था 16.11, ठीक है। तो ये है देखो उत्तराखंड मेगा इंडस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति, ये कब की है भाई, 2025 की। ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम पेपर में पूछे जा सकते हैं कि जो उत्तराखंड मेगा इंडस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति है वो कब की है, 2025 की है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको क्या करना है, इसको देखना है ना। ये आप सारी की सारी चीज़ें कहाँ पर आ सकती है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ एग्जाम में आ सकती है, मतलब, ठीक है। फिर यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, देखो विश्व बैंक सहायतित रैंप योजना, रैंप योजना किस चीज़ से संबंधित है, सीधे सीधे रैंप योजना किस चीज़ के लिए संबंधित है, तो एमएसएमई के लिए ही है संबंधित, ठीक है। मतलब एमएसएमई के लिए ही है क्या, रैंप योजना। और रैंप योजना का फुल फॉर्म क्या है, राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई प्रोडक्टिविटी प्रोग्राम, ठीक है। तो रैंप की फुल फॉर्म क्या है, रैंप की फुल फॉर्म क्या है, तो राइजिंग एक्सेलरेटिंग एमएसएमई प्रोडक्टिविटी प्रोग्राम, ठीक। तो ये भी आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। फिर दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रैंप योजना किस चीज़ के लिए है, मतलब कौन से क्षेत्र से रिलेटेड है, तो एमएसएमई क्षेत्र के लिए है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए कि जो रैंप योजना है वो किस चीज़ के लिए भाई, एमएसएमई के लिए है, ठीक है। फिर देखो हथकरघा एवं हस्तशिल्प सेक्टर, तो देखो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि उत्तराखंड में जो राज्य की शिल्प रत्न पुरस्कार है वो कितने लोगों को दिया गया था, 75 लोगों को दिया गया था, ठीक है। अब यहाँ पर देखो किन को मिलता है ये जो ये पुरस्कार तो इन्हें मिल गया, लेकिन इन पे एक पेंशन भी मिलती है, ठीक है। शिल्पी पेंशन योजना कहते हैं इन्हें, ठीक है। जो शिल्पकारों को एक प्रकार से मिलने वाला क्या है, पेंशन है, और वो कौन सी पेंशन है, तो शिल्पी पेंशन योजना है। और शिल्पी पेंशन योजना किन लोगों के लिए है, तो वो केवल और केवल बीपीएल श्रेणी के शिल्पियों के लिए है, ठीक है। तो जो भी शिल्पी क्या है, जो बीपीएल श्रेणी में आते हैं और 60 वर्ष की आयु को क्या कर चुके हैं, पूर्ण कर चुके हैं, तो उन्हें कौन सी पेंशन मिलेगी, तो शिल्पी पेंशन योजना उन्हें मिलेगी, ठीक। तो थोड़ा सा ये क्या है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। बाकी जो भी हस्तशिल्प बिकता है उत्तराखंड का, वो कौन से ब्रांड के नाम से बिकता है, तो हिमाद्री ब्रांड के नाम से बिकता है। ये हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। बाकी देखो यहाँ पर भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, तो लगातार क्या कर रहा है उत्तराखंड, बाहर के राज्यों में क्या लगा रहा है, व्यापार मेला लगा रहा है, जिसमें क्या है कि राज्य के जो स्टार्टअप हो गया, हथकरघा हो गया, हस्तशिल्प हो गया, ठीक है, एमएसएमई के जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके क्या लगते हैं, वहाँ पर स्टॉल लगते हैं, ताकि देश भर के लोग उन्हें क्या कर पाएँ, देख पाएँ, और अगर उनके उपयोग हिसाब से हैं तो उन्हें क्या कर पाएँ, ले भी पाएँ, ठीक है। इससे क्या होगा, राज्य का क्या बढ़ेगा, आय बढ़ेगी, ठीक है। राज्य में रोजगार सर्जन होगा, राज्य में और स्टार्टअप क्या होंगे, बनेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक। उसके बाद देखो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, 16.18 एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर, एक मिनट, हाँ कहीं पे, हाँ मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, ठीक। अब मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को तो आपको कहाँ पर बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना कब की है, ठीक है, कब की है ना। ये सारी चीज़ें कहाँ पर बताओगे आप, कमेंट में बताओगे। तो जो उद्योग है इसमें इतना ही है, ठीक है। उसके बाद जो 17वां चैप्टर है वो किस चीज़ से है, तो लेबर एम्प्लॉयमेंट एवं स्किल डेवलपमेंट से संबंधित है ये, ठीक। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्या है, चैप्टर है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक। तो रोजगार उत्तराखंड में क्या है, रोजगार की क्या स्थिति है, तो जनगणना 2011 के अनुसार क्या है, राज्य की कुल जनसंख्या में से 38.43% जो कार्यशील जनसंख्या है उसमें 60% से ज़्यादा क्या है जनसंख्या अनुत्पादक श्रेणी में। देखो मतलब अनुत्पादक श्रेणी में, मतलब ये लोग क्या नहीं करते, कोई भी उत्पादन में, ठीक है, भाग नहीं लेते उत्तराखंड के, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि 2011 की जनगणना है वहाँ पर 60% जो लोग हैं उत्तराखंड के वो क्या है, अनुत्पादक हैं, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में महिलाओं की कार्य भागीदारी दर कितनी है, लगभग 34.09% है, जो कई राज्यों की तुलना में अधिक है। वर्तमान में आर्थिक विकास हेतु कार्यशील जनसंख्या में वृद्धि के दृष्टिगत महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। मतलब जो उत्तराखंड में जो महिलाएं हैं वो जो कार्य में भागीदार होती हैं, ठीक है, जिससे राज्य की क्या निकलती है, एसजीडीपी निकलती है, जीडीपी निकलती है, राज्य की स्टेट जीडीपी निकलती है। उसमें महिलाओं की भागीदारी कितनी है रोजगार में, तो 34.09%, ठीक है। भले ही कुछ राज्यों से ये यहाँ पर लिख रहा है कि अच्छा है, ठीक है, वैसे तो हर राज्य ही लिखेगा अपने लिए कि हमारा अच्छा है, ठीक है, लेकिन ये चिंताजनक विषय है। अगर इसको भी आप अच्छा बोलना शुरू कर दो तो फिर ये खुद के साथ क्या है, बेईमानी करने जैसा है, ठीक है। तो ये क्या है कि चिंताजनक विषय है भाई, है ना, ये क्या है, चिंताजनक विषय है, ठीक। उसके बाद देखो यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ, हाँ
तो यहाँ पर देखो देखो यहाँ पर क्या है, तो जो यहाँ पर पंजीकृत कामगारों की आयु वर्ग है, देखो 18 से जो 40 उम्र होती है वहाँ पर कितना है 57.93% है। जो 40 से 50 में उसमें कितना है 53.96% है। और जो 50 से अधिक है वहाँ पर कितना है भाई 18.16% है। तो ये भी क्या है इंपॉर्टेंट है। बाकी देखो यहाँ पर एक अधिनियम है, ये क्या पता कभी जीएस के पेपर में पूछा जाए कि बंधुआ श्रमिक पुनर्वास योजना कब की है, या सॉरी इसका अधिनियम क्या है, बंधुआ श्रम अधिनियम क्या है, तो 1976 है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्या हो सकता है पूछा जा सकता है। बट जब से नए 4 लेबर लॉ आए हैं, अब ये 4 नए लेबर लॉ आप कब देखोगे, तो मैं आपको एक एग्जैक्ट डेट बता सकता हूँ। ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस एग्जाम पेपर खोलना, ठीक है, कितने तारीख का 30 नवंबर का, 30 नवंबर का खोलना, वहाँ पर आपका एडिटोरियल सेशन होगा। ठीक है, वहाँ पर आपको ये 4 नए लेबर लॉ मिल जाएंगे जो भारत सरकार ने क्या करे हैं अभी लॉन्च करें। वैसे तो आपको ये गूगल में भी मिल जाएंगे, बट ये यहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है एक इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक, उसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट योजना है, ठीक है, वो क्या है प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना। ठीक है, तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट योजना है। ठीक है, इसमें जो आयु वर्ग है वो कितना है 18 से 40 वर्ष तक का है। ठीक, ये मैंने आपसे कहाँ पर पूछा था, ये मैंने आपसे कहाँ पर पूछा था, टेस्ट में भी पूछा था एक क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, तो जिन्होंने भी वो टेस्ट सीरीज़ नहीं ली है, जो इच्छुक हैं, अभी भी 7 दिन है, अगर आप रिवीजन कर सकते हैं एक मतलब अगर आप एक दिन में दो टेस्ट भी लगा सकते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको उसके लिए जाना चाहिए। ठीक है, अगर आप कर सकते हैं ऐसा तो कर लो। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि मतलब खैर मैं ये तारीफ़ तो नहीं करना चाहूँगा, बट मैंने बहुत डिटेल में मतलब बहुत ज़्यादा सोच समझ के वो टेस्ट सीरीज़ बनाई थी। ठीक, अब बाकी तो भगवान मालिक है भाई चीज़ों में, है ना। बाकी जो ई श्रम योजना है, ठीक है, तो कैसे जो मजदूर होते हैं उनके लिए क्या बनाया, एक पोर्टल बनाया, उस पोर्टल का नाम क्या है ई श्रम पोर्टल है, जिसमें क्या होते हैं असंगठित क्षेत्र के मजदूर होते हैं। ठीक है, जो घरेलू श्रमिक होते हैं, मनरेगा कामगार वाले होते हैं, उसमें क्या होते हैं पंजीकृत होती है, जिनकी न्यूनतम उम्र कितनी होती है भाई 16 वर्ष, और अधिकतम उम्र कितनी होती है 59 वर्ष के मध्य हो, वही यहाँ पर क्या कर सकता है ई श्रम पोर्टल में क्या कर सकता है भाई पंजीकरण कर सकता है। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हम अधिकतर क्या सोचते हैं कि 18 वर्ष से अधिक ही आयु के लोग क्या कर सकते हैं ऐसी मजदूरी कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर 16 वर्ष से और 59 वर्ष तक 59 वर्ष तक क्या बताया गया है, आप क्या कर सकते हैं ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक, तो ये भी क्या है एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है एनपीएस ट्रेडर्स, खैर ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, उसके बाद 1.2 नहीं, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, मैं ये बता रहा था ना, देखो जो राज्य और केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त कानून, तो इतने कानूनों को, ये शायद 29 कानून थे उस टाइम पे। ठीक है, लेबर लॉ के 29 कानून थे, उनको बनाकर अब क्या कर दिया गया है 4 श्रम संहिताएं बनाई गई हैं। ठीक है, नए 4 क्या बनाए हैं लेबर लॉ बनाए हैं। ठीक है, तो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये 4 नए लेबर लॉ हैं। अब ये ऊपर वाले लेबर लॉ इतने पूछे नहीं जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पर इतना ही आपके लिए क्या है यहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ से कुछ भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी 17.3.1 एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर क्या हो सकता है, अच्छा हाँ ये है ना। ठीक है, तो उत्तराखंड कौशल विकास मिशन, ठीक, ये एक इम्पॉर्टेंट क्या है आपके पास एक मिशन है। ठीक है, उत्तराखंड कौशल विकास मिशन पलायन रोकने और युवाओं को स्वावलंबी बनाने हेतु दिसंबर 2028 में 2018 में क्या हुआ है गठित उत्तराखंड कौशल विकास मिशन द्वारा आर्थिक सुधार एवं स्वरोजगार हेतु निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है 2018 से, ठीक है, निःशुल्क कौशल परीक्षण क्या दिया जा रहा है प्रदान किया जा रहा है। ठीक, बाकी यहाँ के लिए बाकी और चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के एस्पेक्ट से। ठीक है, तो फिलहाल तो इसमें इतना ही है ना। बाकी मुझे नहीं लगता, बाकी ये जो जितनी भी चीज़ें हैं वो बस ऐसे ही हैं। ठीक, बाकी थोड़ा सा आपसे ये पूछा जा सकता है कि पीएलएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। ठीक है, और ये सर्वे कब हुआ था 2017 में हुआ था। ठीक, तो थोड़ा सा इसको भी आप ध्यान में रखना मतलब। ठीक, और क्यों देखो क्यों इंपॉर्टेंट है ये, तो ये क्या है देश में रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति का समय समय पर देखो त्रैमासिक आधार पर भी ये क्या करते हैं आकलन करते हैं, और वार्षिक आधार पर भी आकलन करते हैं। तो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि जो पीएलएफ है पीरियोडिक लेबर फोर्स जो है हमारा, ठीक है, सर्वे है वो कब कब होता है, तो वो त्रैमासिक भी होता है हर 3 महीने में भी होता है, और वार्षिक भी होता है मतलब 1 ईयर के बेस पर भी होता है। तो थोड़ा सा आपको इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, ये हो गया। बाकी लेबर फोर्स परसेंटेज रेट ये तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक,
अब उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो सीधे अगला चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, बाकी जो डेटा है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सरकार के लिए इंपॉर्टेंट है, सरकार को दिखाना भी पड़ता है, ठीक है। ग्रामीण एवं शहरीकरण विकास, तो यहाँ पर क्या है, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, तो थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट क्या है चीज़ है आपके एग्जाम के लिए, है ना। यहाँ पर 18.1 एक इम्पोर्टेंट, देखो हाउस ऑफ हिमालय तो पता ही है ना आपको, ठीक है। हाउस ऑफ हिमालय में क्या है, लखपति दीदी मतलब जो हमारे एसएचजी हैं वो इससे जुड़े हुए हैं, और इनके जो जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, उनकी जो ब्रांडिंग होती है वो किसके अंडर में होती है, तो हाउस ऑफ हिमालय के अंडर में होती है ना। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ठीक है, क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ठीक। तो ये क्या है कि स्वयं सहायता समूह द्वारा उत्पादित सामग्री के बाजारीकरण हेतु 13 जनपदों में 33 नैनो पैकेजिंग यूनिट बनी हुई है, ठीक है। तो जो ये नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है ये पूरे 13 जिलों में है, ठीक है, ये 13 जिलों में क्या हुआ है, प्रारंभ हुआ है, और राज्य में योजना प्रारंभ में 1.63 लाख लखपति दीदी तैयार की भी जा चुकी हैं, ठीक। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बाकी एज सच इतना इंपॉर्टेंट नीचे कुछ भी नहीं है अभी यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद है 18.1.3 इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, वो क्या है, देखो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। देखो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम आपको पता ही है, जो हमारे सीमावर्ती राज्य हैं, सॉरी जिले हैं, वहाँ पर क्या बनाए जाने की बात कर रही है, तो वाइब्रेंट विलेज बनाए जाने की बात कर रही है। अब उसमें कितने जिलों को उसमें क्या करा गया है, इंक्लूड किया गया, तो 3 जिलों को इंक्लूड किया गया है। कौन कौन से जिले हैं, उत्तरकाशी है, चमोली है और पिथौरागढ़ है। ये तीनों के तीनों जिले कब बने थे, 1960 में इनका क्या हुआ था, बने थे ये, ठीक है। और इन तीनों जिलों में कितने गाँव का चयन किया गया, तो 51 गाँवों का चयन किया गया है, किस चीज़ के लिए, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के लिए। सीमावर्ती क्षेत्र में जो गाँव को क्या करना है, उनका विकास करना है, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, ठीक है, सॉरी, प्रधानमंत्री आवास योजना कौन सी, ग्रामीण, 2 प्रकार की आवास योजना है, एक शहरी है एक ग्रामीण है, ठीक है। अब ये आपको मुझे बताना है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है ये कौन से वर्ष में शुरू हुई थी, ये शुरू कब हुई थी। और आपको एक चीज़ और भी बताना है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो क्या है, शहरी है, ठीक है, एक शहरी है एक क्या है, ग्रामीण है। शहरी वाली कब हुई थी शुरू, ग्रामीण वाली कब हुई थी शुरू, ये दोनों ही आपको कहाँ पर बताने हैं, कमेंट सेक्शन में बताने हैं, ठीक है। दोनों ही योजना बड़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी देखो मनरेगा का नाम अब चेंज हो चुका है, क्या हो चुका है, वीवी जी राम जी, ठीक है, वीवी जी राम जी। और देखो मैंने कई बार आपको इसकी फुल फॉर्म भी बता दी है, तो सीधे सीधे क्या करना, कमेंट सेक्शन में इसकी फुल फॉर्म बता देना, और कब से वीवी जी राम जी शुरू हो चुका है, ठीक है। ये मैं अभी मई का ये करंट अफेयर नहीं, अप्रैल का करंट अफेयर बना रहा था, डेली न्यूज़ एनालिसिस, उसमें एक वीडियो में मैंने ये बताया भी है कि इस दिन से, ठीक है, 1 जून से या 1 जुलाई से, मैं इन दोनों डेटों में कंफ्यूज हो रहा हूँ, उस दिन से क्या हो रहा है कि वीवी जी राम जी अब ऑफिशियल तरीके से शुरू भी हो चुका है, ठीक है। अब मनरेगा को किस नाम से जाना जाएगा, तो वीवी जी राम जी के नाम से ही जाना जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो सारा की एक थोड़ा सा एक फुल फॉर्म देख लेना, सारा कब से शुरू हुआ है, 2024 से शुरू हुआ है, और सारा की फुल फॉर्म क्या है, तो स्प्रिंग एंड रिवर रिजुवेनेशन अथॉरिटी है ये, ठीक है। और टोटल कितने क्रिटिकल जल स्रोतों को चिन्हित किया गया है इसमें, तो 1959 क्रिटिकल जल स्रोतों को इसमें क्या किया गया है, ऐड किया गया है, ठीक है। फिर देखो एक चीज़ ये भी है, क्या एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब की है भाई, 2001 की है, ठीक है। थोड़ा सा इसको देख लेना, 2001 की है शायद, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसमें कंफ्यूज हूँ कि 2001 की है कि 2005 की है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन में हूँ, थोड़ा सा देखना इसको कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब की है, और इसको कमेंट सेक्शन में इसको बता देना कि कब की है भाई, है ना। तो ये हो गया। फिर देखो यहाँ पर एक चीज़ और भी है, क्या चीज़ है, ग्रामोत्थान के लिए, ठीक है। और ग्रामोत्थान मतलब आईफेड द्वारा वित्त पोषित ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना क्या है, क्या है, ग्रामोत्थान। और इसके लिए कौन सी स्कीम चलाई गई है, रीप स्कीम चलाई गई है, रूरल एंटरप्राइजेज एक्सेलरेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। रैंप किसके लिए है, रैंप किसके लिए है, तो रैंप भाई किसके लिए है, अपना एमएसएमई के लिए है, ठीक है, पूछा जा सकता है ये, इसको याद रखना। और रीप किसके लिए है, तो वो ग्राम उत्थान के लिए, मतलब ये किसके लिए है भाई, अपनी जो हमारा क्या होता है पंचायती राज है उसके लिए है, ठीक है, रीप है। तो ये कितने जनपदों में है, तो 13 के 13 जनपदों में ये शुरू है रीप। और 13 जनपदों के सभी 95 जो विकास खंड है उसमें उत्तराखंड का क्या चल रहा है, उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन चल ही रहा है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको ये याद होना चाहिए कि रीप किसके लिए है और रैंप किसके लिए, रैंप किसके लिए भाई, एमएसएमई के लिए है, और रीप किसके लिए है अपनी, तो ग्रामोत्थान के लिए, या आप इसको क्या बोल सकते हैं, एमएसएमई के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। बाकी
बाकी और क्या है, बाकी और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी देखो ये इम्पोर्टेंट है कि मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना, ठीक है, कब की है, तो कब से शुरू हुई है थी ये, तो 2020-21 से इसको क्या किया गया है, शुरू किया गया है। कौन सी? मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना, ठीक। बाकी और इतना इम्पोर्टेंट इसमें कुछ भी नहीं है ना। बाकी अमृत सरोवर के बारे में आपको पता ही होगा, है ना, मैं ये मान के चल रहा हूँ, ठीक। बाकी इसमें और तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, एक चीज़ ये इम्पोर्टेंट है, देखो आकांक्षी विकास खंड कार्यक्रम। अब देखो यहाँ पर ना आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है और ये पूछने के 200% चांस हैं। देखो जो आकांक्षी विकास खंड कार्यक्रम है ना, ये दोनों का ही है, मतलब स्टेट का भी है और सेंटर का भी है। तो जो नीति आयोग का है, भारत सरकार नीति आयोग द्वारा राज्य के 6 जनपदों में 6 विकास खंडों को इसके अंदर चयन किया गया है। किसके अंदर? आकांक्षी विकास खंड कार्यक्रम के अंदर, ठीक है। लेकिन जो राज्य का है अपना, ठीक है, जो राज्य सरकार का है, उसमें कितने जिलों के? तो 9 जिलों के 9 विकास खंडों को इसमें क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। अब देखो यहाँ पर इनके सारों के नाम इंपॉर्टेंट है। तो जो भारत सरकार के हैं आकांक्षी विकास खंड कार्यक्रम, ये जो नीति आयोग है अपनी, ठीक है, इसके अंदर में कितने हैं? 6 जिलों के 6 विकास खंड है। लेकिन जो अपनी राज्य सरकार है, राज्य सरकार में जो चयनित आकांक्षी विकास खंड है, ये कितने हैं? 9 जिलों का है, ठीक है, और 9 विकास खंडों का इसमें नाम है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये आपसे क्या पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नीति आयोग के बारे में स्पेसिफिक पूछ लेगा या राज्य सरकार के बारे में स्पेसिफिक पूछ लेगा, ठीक। उसके बाद देखो ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग की कुछ संक्षिप्त विवरण है, मतलब कि कब से इसका नाम चेंज हुआ। इसका मैंने एक क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में बनाया था कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है भाई? पौड़ी गढ़वाल में है, ठीक है, पौड़ी गढ़वाल में है, ठीक। तो थोड़ा सा इसको याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये कब से शुरू हुआ था? 2017 में क्या हुआ था, इसको शुरू किया गया था। लेकिन इसने अपना ठीक है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा पढ़ लेते हैं। ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग का गठन राज्य सरकार द्वारा जो शासनादेश दिनांक कितने 25/8/2017 के माध्यम से किया गया है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या हुआ है कि इसका जो नाम चेंज हुआ है, ठीक है, इसका नाम चेंज क्या हुआ है? ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग हुआ है। ये कब हुआ है? 6/10/2022 को शुरू हुआ है, ठीक है। अभी कितनी मेंबर बॉडी है? तो इसमें एक अध्यक्ष होता है और इसका अध्यक्ष कौन होगा भाई? मुख्यमंत्री होता है। इसमें एक उपाध्यक्ष भी होता है और इसमें कितने सदस्य होते हैं? 5 सदस्य होते हैं। बाकी सदस्य सचिव भी होते हैं इसमें, ठीक है। और ये कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? तो पौड़ी में है, ठीक। ये आपसे पूछा जा सकता है भाई, ठीक है, ये आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है, ठीक। बाकी उत्तराखंड में ग्राम पंचायतों में पलायन की स्थिति और अंतरिम रिपोर्ट, खैर ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो यही है, जो ये सारा डेटा है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। बस फिलहाल इसमें तो इतना ही है ना। बाकी दीनदयाल अंत्योदय योजना, ठीक है, कब की है, ठीक। और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन मैंने आपको बता ही दिया है ना। और USRLM है ना, उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन चल रहा है यहाँ पे। बाकी इसमें और इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी लोकल फॉर ग्लोबल, मतलब जो SHG हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, ठीक है, उनके जितने भी प्रोडक्ट हैं वो लोकल से ग्लोबल की ओर बन रहे हैं। तो उसमें जो क्या है, जो ब्रांड नेम है वो हाउस ऑफ हिमालय का क्या है, ब्रांड नेम के अंतर्गत वो डेवलप किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी लखपति दीदी योजना आपको पता ही है ना, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। मनरेगा का नाम अब VVG राम जी हो चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ठीक है, तो ये हो गई इंपॉर्टेंट, 2015-16 से चल रही है ये, है ना, ठीक है। देखो हाँ, यहाँ पर लिखा है ना, 2016 में इंदिरा आवास योजना को पुनर्गठित कर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का शुभारंभ किया गया। तो देखो अब ये ऊपर में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, लेकिन जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है ये कब की है? 2016 की है, ठीक है। और जो शहर वाली है वो कब की है? वो 2015 की है, जहाँ तक मुझे लग रहा है, ठीक है। अभी आ जाएगा ये भी क्वेश्चन, ठीक है, कि शहर वाली कब की है और ग्रामीण वाली कब की है, ठीक। बाकी इसमें और ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। बाकी प्रधानमंत्री, यहाँ देखो, यहाँ सही था, मैंने 2001 बोल दिया था, सॉरी, मैं अब माफ़ी चाहता हूँ। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब की है भाई? दिसंबर 2000 से शुरू हुई है, ना 2001 से ना 2005 से, ठीक है। ये कब से हुई है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना? तो 2000 से हुई है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। बाकी देखो बाकी और तो कुछ नहीं है इसमें। बाकी और इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट्स नहीं है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, है ना। बाकी देखो यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना कब से शुरू हुई है? तो 2018 से शुरू हुई है ना।
ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बाकी मेरा मेरा गांव मेरी सड़क राज्य पोषित योजना है ना। तो मतलब मेरा गांव मेरी सड़क योजना, ठीक है, क्या है, महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत ये चल रही थी, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था कि उद्देश्य से 1 किलोमीटर तक का सीसी सड़क निर्माण करना था इसमें, ठीक है, जहाँ पर क्या नहीं है, ना स्टेट हाईवे पहुँचा है ना ही नेशनल हाईवे पहुँचा है, वहाँ के लिए था ये इम्पोर्टेंट। बाकी और कुछ यहाँ पर क्या नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। बाकी देखो 15वें वित्त आयोग अब तो इम्पोर्टेंट है नहीं आपके लिए। बाकी ई पंचायत आपको थोड़ा सा पता ही है। राष्ट्रीय पंचायत, हाँ, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार कौन सा आर्टिकल के तहत दिए जाते हैं भाई? आर्टिकल 243 जी फॉर क्या है, ग्लूकोज और पावर है इसमें। 243 में क्या है, पावर है, ठीक है, किसकी पावर है, पंचायती राज की पावर है, ठीक है। इसमें 29 विषय भी हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये तो खैर पॉलिटी का क्वेश्चन हो गया स्टैंडर्ड पॉलिटी का क्वेश्चन। बाकी राज्य में पंचायती राज कब से शुरू हुआ है, कब से नहीं शुरू हुआ है, इसको तो छोड़ सकते हैं क्योंकि ये हमने देखा ही हुआ है ना, इम्पॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद एक टॉपिक आ जाता है शहरी विकास आवास योजना, ठीक है, अर्बन डेवलपमेंट हाउसिंग। तो जो अर्बन डेवलपमेंट हाउसिंग है, देखो हमने क्या पढ़ा है, एसडीजी पढ़ी है ना हमने, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11वां पढ़ा है। तो 11वें में क्या है, सिटीज़ के बारे में है, ये मैंने कई बार आपको बताया है। ज़रा एक बार क्या करना है कि कमेंट सेक्शन में जितने 17 की 17 एसडीजी हैं उनको छाप देना, ज़रा मैं देखना चाहता हूँ कितने लोगों को ये याद है। मैंने याद भी करवाई थी, पर देख लेते हैं कि कितने लोगों को ये अभी भी याद है और कितने लोग इसको भूल चुके हैं, है ना। बाकी इसमें इतना ऐसा इतना कुछ भी नहीं है, ठीक है, इम्पोर्टेंट मतलब, या इम्पोर्टेंट तो क्यों नहीं है, पर ये सरकार के लिए इम्पोर्टेंट है, आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। बाकी देखो लैंड पूलिंग नीति कब की थी, 2016 की थी लैंड पूलिंग नीति। और उत्तराखंड आवास नीति कब की थी, 2017 की है। बाकी इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या है, इतनी ही इम्पोर्टेंट है, मतलब इससे ज़्यादा पेपर में नहीं आएगा, ठीक। इसको थोड़ा सा याद रखना इस बात को। बाकी हाँ, बाकी देखो अटल नवीकरणीय और शहरी परिवर्तन मिशन, इसके अंतर्गत 6 नगर निगमों को क्या किया गया, इंक्लूड किया गया है, ठीक है। देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया, रुड़की हो गया, हल्द्वानी का काठगोदाम हो गया, काशीपुर हो गया, रुद्रपुर हो गया, और एक नगर पालिका भी है इसमें जो कि क्या है, नैनीताल है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अमृत 1.0 के उसमें आस्पेक्ट में पूछा जा सकता है कि कितने नगर निगम हैं और कितने नगर पालिकाएँ हैं इसमें, ठीक है। बाकी ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी है वो कब की है, 2015 की है। ग्रामीण कब की है, 2016 की है, ठीक। तो ये बता ही चुका हूँ। बाकी जो स्मार्ट सिटी मिशन है इसमें आप कौन सा, केवल और केवल हमारा एक नगर था, कौन सा, देहरादून था, बाकी और कोई नहीं था, है ना। ये हो गया। बाकी इसमें क्या है, और बाकी और इसमें क्या नहीं है, कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट हो, नहीं है इम्पोर्टेंट, ठीक। बस यही है इम्पोर्टेंट इसमें, इस वाले चैप्टर में इतना ही इम्पोर्टेंट है। बाकी मुझे लगता है इसके बाद एक और चैप्टर है कि बस यही चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद है रेल, मेट्रो, रेलवे, वो रोपवे, बस। हाँ, तो फिलहाल इस वाले पीडीएफ में जो तीसरा पीडीएफ है उसमें आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बस इतनी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतनी सारी मतलब कि जो जो जहाँ जहाँ पर मैंने अंडरलाइन करी है, ठीक है, वो सारी चीज़ें क्या हैं, इंपॉर्टेंट है। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो अगली पीडीएफ में है, ठीक है। और अगली पीडीएफ आपकी क्या है, 4th पार्ट है आपके एग्ज़ाम का, ठीक है। मतलब से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, है ना, आपको पता भी है, ठीक। तो अब देखो यहाँ पर ना इनकी ही जो ये पीडीएफ है ये इतनी मतलब ब्लरिश है, तो थोड़ा सा आपको देखने में प्रॉब्लम हो सकती है, बट मैं अपने एंड से कोशिश करूँगा कि आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब देखो जो आपकी नई शिक्षा नीति है आपको पता है 2020 की है, ठीक है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो कब की है, 2020 की है। थोड़ा सा मुझे इसके बारे में डिटेल में कहाँ पर बता देना, डिटेल में कहाँ पर बता देना, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक बार आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है। ये कभी भी आपसे दोबारा पूछी जा सकती है ये स्कीम, ठीक। थोड़ा सा आपको इसका क्या करना है, रिवीजन करना है, ठीक है। बस यहाँ पर थोड़ा सा न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी, ये क्या, पीएम पोषण योजना, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, ये पीएम पोषण योजना, ठीक है, पीएम पोषण योजना, ठीक है। पीएम पोषण का इसमें फुल फॉर्म क्या है, तो पोषण शक्ति निर्माण है ये, ठीक है। और ये इसमें जो ये यहाँ पर बताया गया कि 25 सालों की क्या उपलब्धि है, ये बाकी आपको ये भी पता है कि 1995 में ये मिड डे मील योजना शुरू हुई थी। फिर 2001 में क्या हुआ था कि जो सुप्रीम कोर्ट है अपना,
है ना, उन्होंने इंटरवेंशन किया था, फिर सभी राज्यों के लिए क्या कर दी गई थी, लागू कर दी गई थी। ठीक, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बाकी अभी इसका नाम क्या हुआ था, मिड डे मील का नाम पीएम पोषण हुआ था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें कैलोरी वैलरीज तो अलग चीज़ें हैं, फोर्टिफाइड राइस की बात है इसमें। ठीक है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो, है ना। बाकी यहाँ पर 20.2 एक इम्पॉर्टेंट क्या है, 20.2 घर घर सर्वेक्षण नहीं, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इनको हम स्किप करते हुए चलेंगे। हाँ, ये कि इम्पॉर्टेंट है। देखो, राष्ट्रीय साक्षरता साक्षरता एवं सांख्य ज्ञान दक्षता पहल निपुण। देखो, निपुण आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि निपुण भारत मिशन क्या है। तो निपुण भारत मिशन ये कब से शुरू हुआ था, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा पर ये जुलाई 2021 में प्रारंभ किया गया था। क्या, निपुण भारत मिशन। ठीक है, और क्या है ये कि 2026-27 तक, ठीक है, क्या है यहाँ पर कि 2026-27 तक 3 से 9 आयु वर्ष का प्रत्येक बच्चा कक्षा 3 के बाद पठन, लेखन और सांख्यिक ज्ञान कौशल की अपेक्षित शिक्षण क्षमताओं को प्राप्त कर सके। मतलब यहाँ पर क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो 3 से 9 आयु की उम्र के बच्चे होंगे उनको क्या होना चाहिए, एक तो पठन मतलब पढ़ना आना चाहिए, लेखन मतलब लिखना आना चाहिए, और जो संख्याएं हैं, मैथमेटिक्स है ना, जो संख्या हैं उनका उन पे क्या होना चाहिए, उन पे क्या होना चाहिए, उनका ज्ञान होना चाहिए। ठीक, तो ये एक इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ है। निपुण भारत मिशन एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक, बाकी इसमें क्विज विज करवाते हैं, है ना, ये सीधी चीज़ें हैं। बाकी पीएम श्री आपको पता ही है ना। श्री की स्पेलिंग क्या है यहाँ पर, स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ठीक है, यहाँ पर जो श्री है श्री SRI। ठीक है, इसमें इस श्री का मतलब क्या है, स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया है। ठीक है, फिर उल्लास, एक उल्लास योजना भी है। ठीक है, तो उल्लास की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, या फिर ये पूछ सकते हैं कि कितने आयु तक हो सकते हैं ये। तो यहाँ पर क्या है कि उल्लास कार्यक्रम के अंतर्गत 15 वर्ष से अधिक आयु के निरक्षर वयस्कों को क्या किया जाएगा, साक्षरता दी जाएगी। ठीक है, तो उल्लास स्कीम किन के लिए है, जो 15 वर्ष से अधिक के बच्चे हैं। ठीक है, थोड़ा इससे ये आ सकता है। देखो यहाँ पर है उल्लास की फुल फॉर्म क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ठीक, बाकी यहाँ पर PBTGs हैं। तो भारत में टोटल कितने PBTGs हैं, तो 75 PBTGs हैं। ठीक है, इनको थोड़ा सा याद रखना, भारत में की बात कर रहा हूँ मैं, भारत की बात। ठीक है, बाकी इनके लिए 3 क्या खुले हैं, PM जनमानस छात्रावास खुले हैं। कहाँ कहाँ पर खुले हैं, उधम सिंह नगर में, देहरादून में और पौड़ी गढ़वाल में खुले हैं। ठीक है, बाकी और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, बाकी यहाँ पर मैंने बताया था आपको असर रिपोर्ट क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि असर रिपोर्ट क्या होती है। ठीक, फिर देखो PM पोषण शक्ति निर्माण। ठीक, तो ये भी है 1 से 8 तक की कक्षाओं के लिए है। ठीक है, आदर्श विद्यालय हो गया, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, ये सारी चीज़ें मिलती हैं ना, निःशुल्क जूता बैग सब कुछ मिलता है। ठीक, ये सब कहाँ पर मिलता है, अपनी स्कूल में मिलता है ना। बाकी जो देखो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1). जरा मुझे बताना कि सर्व शिक्षा अभियान कब का है, एक तो मुझे आप ये बताना। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान कब का है, एक तो मुझे ये बताना आप कमेंट सेक्शन में। दूसरा बताना रमसा, ठीक है, रमसा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अधिनियम। ठीक है, रमसा, हाँ अधिनियम। ठीक है, रमसा। ठीक, तो ये इसके बारे में बताना कि ये क्या है, रमसा क्या है, सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ था। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पर बतानी है, कमेंट सेक्शन में बतानी है। ठीक, बाकी और क्या है इसमें इम्पोर्टेंट, एस्कॉर्ट सुविधाएं आपको पता है ना, मैं आपको बता चुका हूँ। एस्कॉर्ट क्या होता है कि माना कहीं पर भौगोलिक क्षेत्र क्या है, बहुत ही ज़्यादा कठिन है। ठीक है, तो वहाँ के लिए क्या एस्कॉर्ट सुविधाएं होती है, मतलब जैसे उनके लिए जैसे गार्ड टाइप के होते हैं ना, जैसे VIPs होते हैं उनके गार्ड होते हैं, वैसे ही उनकी रक्षा के लिए कुछ लोग उनके साथ हमेशा चलेंगे स्कूल तक, तो उनको क्या कहेंगे भाई, एस्कॉर्ट कहेंगे। तो यहाँ पर एस्कॉर्ट की भी बात है कि उत्तराखंड में क्या है, एस्कॉर्ट सुविधा भी है। क्यों है भाई, जटिल भौगोलिक क्षेत्रों को देखते हुए है। ठीक, ये भी इम्पॉर्टेंट है। बाकी और इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत इम्पॉर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। बाकी तो सरकार तो अपना सब बताएगी, डेटा वेटा ना, तो वो सब दिया है यहाँ पर सरकार ने। बाकी क्लस्टर विद्यालयों की स्थापना भी हुई है ना, ये ऐसा मतलब वैसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। क्लस्टर विद्यालय, ठीक है। बाकी साइकिल योजना है, मतलब ये देखना होगा कि 12 में उत्तीर्ण होने वाले प्रथम द्वितीय तृतीय को कितने अंक मिले हैं, उसके हिसाब से क्या छात्रवृत्ति देने की बात है। फिर भारत दर्शन शैक्षणिक भ्रमण योजना भी है यहाँ पर, 2024-25 से ये शुरू की गई है। ठीक है, तो ये है कि जो हाई स्कूल पे जो मेधावी छात्र छात्राएं होती हैं
उनको भेजा जाता है कहाँ पर, भारत दर्शन के लिए भेजा जाता है। बाकी जो सिविल सर्विसेज का पेपर आप क्वालिफाई करते हैं, आईएएस बनते हैं, मतलब जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है जो यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, वहाँ पर भी भारत दर्शन होता है, ठीक है, भारत दर्शन वहाँ पर भी करवाते हैं वो, ठीक। तो बाकी आप अगर छूट चुके हैं इन सब चीज़ों से तो आप वहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, है ना। बाकी और इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, अटल उत्कृष्ट, नहीं ये तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी आपको पता ही है कि NDA यहाँ पर जो भी पास होते हैं उनको 50,000 तक का क्या मिलता है, स्कॉलरशिप भी मिलती है, ठीक है। और इसमें क्या है इम्पोर्टेंट है, बाकी इसमें ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है कि जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट हो। बस शिक्षा में इतना ही है ना। बाकी यहाँ पर चार्ट वार्ट हैं, डेटा वेटा हैं जो सरकार के खुद के हैं, ठीक। बाकी सरकार इस टाइम पर ध्यान तो दे ही रही है ना, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, है ना, मैथमेटिक्स, ये सारी चीज़ों पे दे ही रही है सरकार ध्यान। ये मैं आपको कई बार DNA में बता चुका हूँ। तो एज स्पेशल कुछ नहीं है। बाकी हाँ, एक संस्कृत विद्यालय की बात है यहाँ पर, ठीक है, क्या है, संस्कृत विद्यालय की बात है यहाँ पे। तो जो संस्कृत विद्यालय है यहाँ पर कुछ होगा क्या, संस्कृत विद्यालय, संस्कृत अधिनियम, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बाकी छोड़ सकते हैं इनको, चिकित्सा विभाग ढांचा, मेडिकल कॉलेज। बाकी यहाँ पर ये है कि नर्सिंग कॉलेज इतने खोल दिए हैं, चिकित्सा भी, ये मतलब एम्स इतने खोल दिए हैं, ठीक है। बाकी तो कुछ नहीं है। बाकी दूसरा आता है हेल्थ, तो ये है 21वां चैप्टर। और यहाँ पर थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट क्या है, हेल्थ में कुछ इम्पॉर्टेंट है, हाँ इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट डेटा है यहाँ पर। देखो क्या है, तो राज्य गठन के समय जो शिशु मृत्यु दर थी वो कितनी थी, 52 प्रति हजार लाख लाइव बर्थ पर थी, लेकिन वर्तमान में कितनी हो चुकी है, 20 प्रति हजार हो चुकी है। देखो पहले 52 थी, 52 से घटकर कितनी हो चुकी है, 20 हो चुकी है, ठीक है, इनकी शिशु मृत्यु दर की, ठीक है। फिर मातृ मृत्यु दर कब था, 2000 में 450 था मातृ मृत्यु दर, ठीक है, मातृ मृत्यु दर कितना था, 450 था। वर्तमान में कितना हो चुका है, 91 हो चुका है। और ये प्रत्येक कितने पे होती हैं, प्रत्येक 1 लाख पे होती है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट रखना। मतलब इसमें 80% की क्या हुई है, गिरावट हुई है, ठीक है, कितने की परसेंट की गिरावट हुई है, 80% की यहाँ पर क्या हुई है, गिरावट हुई है, ठीक। फिर राज्य गठन में प्रसव जो प्रेगनेंसी वाला होता है प्रसव, उसमें 21% था और अब कितना हो चुका है, 83.2% हो चुका है। मतलब जो प्रसव हो रहा है वो अब हॉस्पिटल्स में मतलब पूर्ण देख रेख में हो रहा है, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें कितने की वृद्धि हुई है, तो 296.2% की वृद्धि हुई है यहाँ पर, ठीक है, 296.2% की वृद्धि हुई है। संपूर्ण टीकाकरण जो कि राज्य के गठन के समय कितना था, 47% था, आज कितना हो चुका है, 88.6% हो चुका है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। पहले लिंगानुपात कितना था, 908 था और ये बढ़ के कितना हो चुका है, 984 हो चुका है। देखो ये 984 किसके अकॉर्डिंग है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5 हुआ है, जो 2020-21 में हुआ है, उसके अकॉर्डिंग कितना है अपना जो लिंगानुपात है वो कितना है, 984 है। ये भी सीधे सीधे पेपर में आ सकता है कि वर्तमान में जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5 हुआ था उसके अनुसार कि जो अपना सेक्स रेशियो है वो कितना हो चुका है राज्य का, तो 984 हो चुका है। ये भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है। बाकी और इसमें क्या है इम्पॉर्टेंट, तो नेशनल हेल्थ मिशन ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बाकी टीबी हटाओ ये तो सब चल ही रहा है ना। बाकी इसमें और क्या है इम्पोर्टेंट, रक्तदान, बुजुर्गों का स्वास्थ्य, नहीं ये सारी चीज़ें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम, नहीं ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी देखो आयुष्मान आरोग्य मंदिर, मैंने जब आपको आयुष्मान योजना पढ़ाई थी, ठीक है, नहीं पढ़ाई नहीं थी सॉरी, मैंने ये कहाँ पर बताई थी, आपके टेस्ट में बताई थी, ठीक है, टेस्ट सीरीज़ में बताई थी। वहाँ पर मैंने एक स्टेटमेंट, मतलब इसमें क्या हुआ कि जो आयुष्मान योजना है उसमें एक नया बदलाव हुआ था। वहाँ पर क्या हुआ था कि 70 वर्ष से अधिक वाले जितने भी बुजुर्ग होंगे, अब चाहे वो किसी भी कैटेगरीज में होंगे, उनके लिए क्या होगा, निःशुल्क इलाज होगा। निःशुल्क कितना, मतलब 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज होगा उनके लिए, ठीक है। उसी में मैंने आयुष्मान आरोग्य मंदिर के बारे में भी बताया था आपको, ठीक, तो वो है इम्पोर्टेंट। बाकी और कुछ है इम्पोर्टेंट, आशा कार्यक्रम नहीं, बाकी कुछ नहीं इम्पोर्टेंट। बाकी 108 ज़रा बताना, जो आपातकालीन सेवा 108 है ये कब से शुरू हुई है, ज़रा कमेंट सेक्शन में बताना मुझे कि कब से शुरू हुई है। बाकी टेली मेडिसिन ये सारी चीज़ें तो उसके बाद हुई है ना, कोविड के बाद। बाकी और इसमें क्या है इम्पोर्टेंट, टीबी नहीं, बाकी और इतना इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है।
बाकी हम यहाँ पर स्किप कर सकते हैं इन सभी चीज़ों को, जैसे होम्योपैथी हो गया। हाँ, आयुष मिशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो हम लगातार पढ़ ही रहे हैं ना कहीं हम पढ़ते ही रहते हैं। ठीक है, तो ठीक है, इतना ही था हेल्थ में, मतलब जो इम्पोर्टेंट था वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक, अब देखो यहाँ पर है महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, वुमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की स्थापना 0 से 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1975 को हुआ था। तो इस बात को थोड़ा सा याद रखना कि महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की स्थापना कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1975 को शुरू हुई थी। ठीक है, तो इसने क्या बताया था? 78-79 में उत्तराखंड के 3 विकासखंड चकराता, कीर्तिनगर और धारचूला में बाल विकास परियोजनाएं प्रारंभ हुई थी। कहाँ कब हुई थी? चकराता में, कीर्तिनगर में और धारचूला में क्या हुई थी? बाल विकास परियोजनाएं प्रारंभ हुई थी। ठीक, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बस यहाँ पर इतना ही इंपॉर्टेंट है। बाकी टेक होम राशन ये सारी चीज़ें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ के लिए। ज़रा बताना प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कब की है? ये ज़रा ये बताना कहाँ पर है। देखो, बाकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान 2015 का है, ये हम पढ़ चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं, पानीपत से शुरू हुई थी ये। ठीक है, और कुछ इम्पोर्टेंट है इसमें? नहीं। नंदा गौरा योजना आपको पता ही है कि 51,000 रुपये मिलते हैं अब। ठीक है, वर्तमान समय में। फिर मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें महालक्ष्मी किट मिलती है ना। मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, ठीक है, ये 3 से 6 वर्ष के बच्चों को फोर्टिफाइड दूध पिलाने के लिए वो थी। ठीक, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। बाकी और कुछ है इम्पोर्टेंट? बाकी जो ये योजनाएं हैं इनको तो हम कहीं ना कहीं पढ़ते रहते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि वो जो योजना वाला वीडियो है उसको ज़रूर देख के जाना। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है। क्या? ये इम्पॉर्टेंट है, देखो, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5 है उसके डेटा हैं ये। ठीक है, ये किसके डेटा है? नेशनल हेल्थ सर्वे 5 के डेटा हैं। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ पर क्या बताया गया है कि IMR कितना है? 50 पहले था, अब कितना हो चुका है? 29.1 हो चुका है। ठीक है, सेक्स रेशियो 984 हो चुका है। ठीक, ये सब ठीक है। फिर जो ये मोर्टेलिटी रेट है ये कितना हो चुका है? 97 पर जा चुका है, लेकिन अभी 91 भी हो चुका है, अभी हमने पीछे पढ़ा था। ठीक है, लो बर्थ वेट ये छोड़ सकते हैं। बाकी जो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा था वो मैं ये बताना चाह रहा था कि यहाँ पर क्या हुआ है, ये वाला एस्पेक्ट, एनीमिया इन अ प्रेग्नेंट वुमेन पहले 51 था, अभी भी देखो ये चिंताजनक है, 46.4, अभी भी ये चिंताजनक है। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। बाकी वुमेन एज्ड 18 से 24 वर्ष के ईयर्स मैरिड बिफोर 18, तो ये 9.8 हुआ है। बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कुछ कुछ डेटा इंपॉर्टेंट है, ये आपके मेंस एग्जामिनेशन या यहाँ पर काम आ सकते हैं। बाकी तीलू रोतेली पुरस्कार हर बार कितने लोगों को मिलता है? 13 महिलाओं को मिलता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार कितने लोगों को मिला था? 33 लोगों को मिला था। तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान में रखते चलेंगे। ठीक है, बाकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की उत्तराखंड कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को ले जा रहा है, बाकी मैं आपको पूछ चुका हूँ कि कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं अपने। ठीक है, तो ये है। बाकी और क्या है इसमें इम्पोर्टेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो 16 है और 17, इन 16 को पूरा करना है। तो देखना ज़रा कि क्या है उत्तराखंड की समरी क्या है। तो देखो यहाँ पर 126 नंबर मिले हैं उत्तराखंड को SDG में। ठीक है, बाकी SDG के बारे में एज सच और कुछ नहीं है। बाकी ये रैंकिंग वैंकिंग जब आता है तभी आता है। देखो, डिस्ट्रिक्ट प्लान, यहाँ से एक पेपर में क्वेश्चन आया था, आपके स्टेनोग्राफ में एक क्वेश्चन आया था, जिला नियोजन समिति के बारे में था, तो वो भी आता है पेपर में। ठीक है, तो इस थोड़ा सा इसको देख लो कि कब इसकी शुरुआत हुई थी और कब क्या है। देखो 1952 में हुई थी सामुदायिक विकास खंड, और 1953, देखो 92 नहीं, 1952 में हुआ था सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। 53 में क्या हुई थी? राष्ट्रीय प्रसार सेवा प्रारंभ हुई थी। यहाँ से भी क्वेश्चन बनाया हुआ था टेस्ट सीरीज में। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो। ठीक, बाकी और क्या है यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट है? बाकी ऐसा सच नहीं है, कोई कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, बाकी देखो उत्तराखंड जिला योजना समिति अधिनियम क्या है इसमें, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं।
2007 का है ये, ठीक है। कब का है? उत्तराखंड जिला योजना समिति अधिनियम 2007 का है कि धारा 19 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय द्वारा उत्तराखंड जिला योजना समिति नियमावली 2010 बनाई गई थी। इस नियमावली के अंतर्गत जिला योजना समिति का निर्धारण किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन हो सकते हैं? जनपद के प्रभारी मंत्री हो सकते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष भी हो सकते हैं, समिति के उपाध्यक्ष भी होते हैं और जिलाधिकारी भी हो सकते हैं, मतलब डीएम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी इसका अध्यक्ष हो सकता है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। बाकी बस इतना ही बताना था इसमें, और तो इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी ये सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, स्किप करते हुए चलेंगे, ठीक है। बाकी ये डेटा आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखो खेल और युवा कल्याण, ठीक। तो क्या होता है कि 13 अगस्त 2001 को खेल निदेशालय उत्तराखंड का नाम से देहरादून में की गई। अच्छा, ठीक है। तो उत्तराखंड खेल निदेशालय है, ठीक है। खेल निदेशालय उत्तराखंड है, उसकी स्थापना कब हुई थी? 2001 में हुई थी। उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कितने हैं? 2 हैं। जरा बताना उन दोनों के दोनों कहाँ पर हैं, ये मुझे बताना कहाँ पर, कमेंट सेक्शन में बताना कि कहाँ पर हैं ये, ठीक। बाकी यहाँ पर देखो कुछ योजनाएं होंगी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उन योजनाओं को देख लेते हैं। और एक जो अपना क्या होता है, हाँ, ये जो विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार हो गया या द्रोणाचार्य अवार्ड हो गया। तो देवभूमि उत्तराखंड, देखो एक उत्कृष्ट खिलाड़ी को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार मिलता है। 5 लाख रुपए तक उसको वो मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है? इनाम मिलता है, ठीक है, उपहार मिलता है। बाकी 6 खिलाड़ियों को हिमालयन रत्न पुरस्कार मिलता है, उनको 1 लाख रुपए मिलता है। और एक जो टीचर होते हैं, ठीक है, द्रोणाचार्य, उन्हें पुरस्कार होता है, उनको 3 लाख रुपए तक की धनराशि मिलती है, ठीक है। बाकी एक प्रशिक्षक को क्या मिलता है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलता है, उनको 5 लाख रुपए तक की धनराशि दी जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी निम आपको पता ही है। जरा निम की स्थापना कब हुई थी, जरा कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। ये पेपर में आता है। पंडित नयन सिंह सर्वेयर पर्वतारोहण प्रशिक्षण योजना कहाँ, मतलब प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? तो पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में है, इसको याद रखना थोड़ा सा, ठीक। बाकी और कुछ नहीं है इसमें इम्पोर्टेंट। हाँ, एक ये इम्पोर्टेंट है, देखो राज्य में उदयमान खिलाड़ी योजना, देखो कितने से कितनी उम्र के लिए? 18 से 14 उम्र के वर्ष के 3900 उदयमान खिलाड़ियों को प्रतिमाह 1500 रुपये मिलते हैं और 14 से 23 वाले वर्ष को 2600 रुपये मिलते हैं, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है। और क्या है कि खेल उपकरण के लिए जो भी खेल सामग्री वो खरीदते होंगे उसके लिए उनको कितने हज़ार रुपये मिलते हैं? तो 10,000 रुपये दिए जाते हैं, ठीक। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। बाकी देखो वर्तमान में 2 अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हैं, वो कहाँ पर हैं वो आप मुझे बताओगे। बाकी महिला स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पर खुल रहा है? तो चंपावत में खुल रहा है, ये आपके पेपर में आ सकता है, ठीक। बाकी और क्या हो सकता है? हाँ, बाकी यही देखो कि जो 38वें राष्ट्रीय खेल थे, है ना, इसके बारे में तो मैं काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ, है ना। कब से शुरू हुए थे? 28 जनवरी 2025 से शुरू हुए थे, 14 फरवरी 2025 तक, है ना। और इसमें कितने स्वर्ण पदक मिले थे? 24, रजत 35 और कांसे 44 मिले थे। 103 पदक मिले थे और 7वां स्थान था अपना, ठीक है। और जो 37वां खेल था उसमें कितनावां स्थान था? 25वां। ये कहाँ पर हुए थे? गोवा में हुए थे। 37 खेल कहाँ पर हुए थे? गोवा में हुए थे। 38 हुए थे उत्तराखंड में, और जो 39 होंगे वो कहाँ पर होंगे? मेघालय में होंगे, ठीक। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। बाकी खिलाड़ियों के लिए क्या है? 4% का क्षैतिज आरक्षण भी है, ठीक है। पर राज्य का प्रथम बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पर खुल रहा है? चंपावत के लोहा घाट में खुल रहा है, ठीक है। राज्य का प्रथम खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर बन रहा है? हल्द्वानी नैनीताल में बन रहा है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, देखो एक्सेलेंस सेंटर कहाँ पर खोले गए हैं? तो 3 एक्सेलेंस सेंटर खोले गए हैं, 3 खेलों के लिए खोले गए हैं। एथलेटिक्स के लिए, जूडो के लिए और बॉक्सिंग के लिए, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि एक्सेलेंस सेंटर कितने खेलों के लिए खोले गए हैं? तो 3 खेलों के लिए खोले गए हैं। और एक एक्सेलेंस सेंटर शीतकालीन खेल के लिए भी खोला गया है, आइस स्केटिंग वाला है, ठीक है, जो ओली में खेला जाता है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी और क्या इंपॉर्टेंट है? बाकी खेल में और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब जितना होना चाहिए उतना हमने क्या कर लिया है? कवर कर लिया है। बाकी ये प्रतियोगिता जो भी कराती है गवर्नमेंट, वो ये वही है, मतलब ये सारी की सारी चीज़ें। बाकी भविष्य में हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो भविष्य में देखेंगे भाई। 1 दिसंबर को देखो ये 11 दिसंबर को क्या होता है? प्रांतीय रक्षक दल स्थापना दिवस होता है, PRD, प्रांतीय रक्षक दल स्थापना दिवस कब होता है? 11 दिसंबर को होता है। तो थोड़ा सा इसको भी आप क्या करेंगे? नोट डाउन करते हुए चलेंगे, ठीक। अब आता है समाज कल्याण, देखो सोशल वेलफेयर के बारे में आता है, ठीक है, सोशल वेलफेयर के बारे में आता है। तो इसमें जो सोशल वेलफेयर है, इसमें क्या है कि इसमें क्या मिलता है? इस विभाग के द्वारा क्या मिलता है? वृद्धावस्था हो गई, विधवा हो गई, किसान पेंशन हो गई,
ठीक है। ये सारी जगहों में क्या मिलता है, अनुदान मिलता है, पैसा मिलता है, ठीक है, इन लोगों को। तो यही है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी अनुसूचित जाति ये छोड़ो, ये तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी कोचिंग वोचिंग के लिए जितनी फीस वगैरह देते हैं सब यही देते हैं। बाकी आदर्श ग्राम हो गए, ये सारी चीज़ें हो गए, ठीक है। इसमें वैसे इतना इम्पोर्टेंट है नहीं है जितना, मतलब इतना कौन पढ़ेगा इसको अंदर, कौन क्या पढ़ेगा, इम्पोर्टेंट होना भी तो चाहिए, मतलब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैं बात कर रहा हूँ। बाकी तो सरकार सब छापेगी अपना कि हमने इतना कर दिया, उतना कर दिया, करा क्या होगा वो तो उन्हें भी पता है और हमें भी पता है। खैर बाकी और क्या है इसमें, उत्तराखंड अल्पसंख्यक, हाँ, अल्पसंख्यक समुदायों के लिए वक्फ अधिनियम, ठीक है, इसमें कुछ नहीं था। बाकी ई शासन में देख सकते हैं आप थोड़ा सा प्रौद्योगिकी, मतलब विज्ञान प्रौद्योगिकी को, ठीक है। इसमें भी कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे, वो बड़े इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए होंगे, ठीक है। तो SDG तो खैर अलग चीज़ है, ठीक है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है सूचना प्रौद्योगिकी नीति, ठीक है। ये कब की है, तो ये 2018 की है भाई, ठीक है। 2018 में क्या हुई थी, मतलब राज्य सरकार की, राज्य की अपनी क्या हुई थी, सूचना प्रौद्योगिकी नीति जारी हुई थी, ठीक है। एक ये पूछा जा सकता है। फिर साइबर सुरक्षा के जो थाने बने हैं वो कहाँ कहाँ पर बने हैं, ठीक है। ये आपको कहाँ पर बताना है, कमेंट सेक्शन में। 2 बने हैं, ठीक। वो आपको कहाँ पर बताना है, अपने कमेंट सेक्शन में। बाकी अपनी सरकार पोर्टल हो गई, डेटा सेंटर हो गए, ये सारी की सारी चीज़ें जो ई शासन में चलती हैं ये आपको पता ही है, ठीक है। फिर उत्तराखंड राज्य डाटा केंद्र, तो ये कहाँ पर है, वर्तमान में ये कहाँ पर है, क्या है, कैसा है, ठीक। तो ये एक अलग चीज़ है। लेकिन उत्तराखंड स्टेट डेटा सेंटर हेतु CRT UKT की स्थापना की गई है, बस ये इम्पॉर्टेंट है। बाकी और इतना ही कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। बाकी स्टेट डेटा सेंटर नीति क्या है, मतलब इसमें कितने विभाग हैं, है ना, तो इसमें 110 विभाग हैं और ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बाकी और क्या है इसमें, अपनी सरकार पोर्टल आपको सभी को पता होगा, है ना, ये कई बार मैंने क्वेश्चन में पूछा है आपसे। बाकी और क्या है इसमें, इसमें एक इम्पॉर्टेंट लाइन थी, 1 मिनट, मैं जब पढ़ रहा था इसको तो मैंने एक इम्पॉर्टेंट लाइन पढ़ी थी इसमें, हाँ, ये उत्तराखंड राज्य में समान नागरिकता संहिता हेतु वर्ष 2024 में लागू किया गया, जिसकी सेवाएं वर्ष 2025 में कॉमन सर्विस सेंटर, अच्छा, वो ठीक है, ये तो एक अलग चीज़ है, ठीक। बाकी इनको छोड़ सकते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट था, मैं 1 मिनट भूल रहा हूँ, 3.5 स्वान, हाँ, ये उत्तराखंड स्वान का संचालन वर्टिकल कनेक्टिविटी के रूप में 139 पॉइंट ऑफ प्रेजेंस के माध्यम से किया जा रहा है। बस ये पूछ सकता है कि स्वान का संबंध किससे है। वर्तमान में स्वान के नेटवर्क 13 जनपदों में है, ठीक है, 13 जनपदों में है। बाकी और इसमें कुछ नहीं है। डिजी लॉकर इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट सेंटर नहीं, ये भी नहीं है। बाकी यहाँ पर और क्या हो सकता है इम्पोर्टेंट, हाँ, एक ये याद रख लेना कि CM हेल्पलाइन नंबर क्या है, तो CM हेल्पलाइन नंबर है 1905। खैर ये तो सभी को याद होगी, एक गेट पास हुए, नहीं ये कुछ नहीं है, ठीक। फिर देखो, हाँ, ये मैं आपको बताना चाह रहा था, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट वो है, टॉपिक है, PM गति शक्ति, ठीक है। मुझे अभी भी याद है कि जो टेस्ट नंबर 7 हुआ था, टेस्ट नंबर 7, ठीक है, टेस्ट नंबर 7 में मैंने बताया था कि PM गति शक्ति के, ठीक है, PM गति शक्ति के क्या है, शक्ति के 6 पिलर हैं, ठीक है, सॉरी, हाँ, 6 पिलर हैं, ठीक है। 6 पिलर को मैंने आपको याद कराने की एक ट्रिक भी दी थी, कॉप सैड, ठीक है। ये ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि कॉप सैड है, ठीक है। क्यों सैड है, क्योंकि उनके ऊपर क्या है, काम का बोझ है। अब काम का बोझ कैसा है, तो मैंने यहाँ पर आपको बताया था, C4 होता है कॉम्प्रिहेंसिवनेस, ठीक है। O4 होता है ऑप्टिमाइजेशन, P4 होता है प्रायोरिटाइजेशन, ठीक है। S4 होता है सिंक्रोनाइजेशन, A4 होता है एनालिटिकल और D4 होता है डायनेमिक। इनको याद रख लेना, इन 6 एक्रोनिमों को याद रख लेना। पूछ सकता है कि PM गति शक्ति में निम्न में से कौन सा स्तंभ नहीं है, ठीक है। तो इसके 6 स्तंभ हैं, ये 6 के 6 याद होने चाहिए आपको, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिवनेस, ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन होता है, ठीक है, प्रायोरिटाइजेशन होता है, S4 होता है सिंक्रोनाइजेशन होता है, A4 होता है एनालिटिकल होता है, D4 होता है डायनेमिक। तो ये 6 के 6 आपको याद होने चाहिए PM गति शक्ति के, ठीक है। ये मैंने टेस्ट सीरीज वालों को तो बता दिया था, बट जो टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं ये उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक। और वो क्वेश्चन मैंने यहीं से बनाया था, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है।
ऐसे क्वेश्चन आपके पास कभी भी आ सकते हैं, और यही क्वेश्चन है फ्यूचरिस्टिक जो आने वाले हैं मतलब, ठीक। और मेंस में तो बहुत बार पूछा गया है पीएम गति शक्ति के बारे में, लेकिन अब ये प्रीलिम्स के एस्पेक्ट से भी पूछेंगे ही पूछेंगे, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। बाकी इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। बाकी बाकी छोड़ सकते हैं इनको, बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ड्रोन नीति साइंस, हाँ एक ये देख लेना, साइंस सिटी की स्थापना तो देहरादून में है ये, ठीक है। साइंस सिटी कहाँ पर है? देहरादून में है। बाकी और कुछ नहीं है। बाकी हाँ एक ये है विज्ञान केंद्र, एक विज्ञान केंद्र चंपावत में भी बन रहा है, उत्तराखंड @25 आदर्श चंपावत, ठीक। तो थोड़ा सा इसको भी देख लेना। फिर यू कॉस्ट की फुल फॉर्म देख लेना, उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 2005 में बना था ये यू कॉस्ट, ठीक है, 2005 में बना था, ठीक। बाकी और कुछ है इसमें इम्पोर्टेंट? गेम चेंज नहीं, प्रथम विज्ञान और प्रीमियर लीग नहीं, लैब ऑन व्हील नहीं, ये इतना इम्पोर्टेंट बाकी चीज़ें नहीं है। उत्तराखंड काउंसिल फॉर बायोलॉजिकल नहीं, यूसीबी भी नहीं है इतना इम्पोर्टेंट। उसके बाद देखो जो ये लास्ट चैप्टर है, ठीक है, शायद ये लास्ट चैप्टर है, मतलब सेकंड लास्ट चैप्टर है, रेवेन्यू फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इसमें क्या इम्पोर्टेंट है? देखो इसमें क्या ही इम्पोर्टेंट होगा, मुझे नहीं लगता इसमें भी कुछ। हाँ एक जरा उपजलार एक्ट देख लेना, उपजलार एक्ट का संबंध किससे है? तो उपजलार एक्ट का संबंध ये भूमि से ही संबंधित है, ये मैंने कहीं आपको पहले भी पढ़ाया है। बाकी और कुछ नहीं है। हाँ बाकी एक ये देख लेना कि उत्तराखंड जोत चकबंदी एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम कब का है? 2016 का है, ठीक। एक ये भी इम्पोर्टेंट है, एक उपजलार एक्ट, एक ये वाला एक्ट, ठीक है। ये कौन सा? चकबंदी वाला, ठीक है। ये दो एक्ट इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं आपके पेपर में। बाकी खतौनी के कंप्यूटरीकरण तो 2004-05 से हो रहा है। बाकी एज सच कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है डिजास्टर मैनेजमेंट में भी। बाकी देखो ये थोड़ा सा एक चीज़ याद रखना, इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम 2025 में स्टार्ट किया गया है ये, ठीक है। बाकी खोज और बचाव कुछ नहीं है। बाकी ये देख लेना कि एसडीआरएफ की स्थापना कब हुई, एनडीआरएफ की स्थापना कब हुई। जो डॉपलर वेदर रडार हैं कहाँ कहाँ पर है? तो 3 स्थानों पर है, ठीक है। लैंसडाउन में है, सुरकंडा में है और मुक्तेश्वर में है, ठीक है। तो 3 ये हैं ये डॉपलर वेदर रडार, ठीक। कॉमन अलर्ट ये कुछ नहीं है इम्पोर्टेंट, युवा मित्र नहीं। बाकी और कुछ नहीं है इम्पोर्टेंट। तो इसी के साथ मुझे लग रहा है कि आपका इकोनॉमिक सर्वे क्या होता हुआ समाप्त होता हुआ, ठीक है। बाकी ये अपना प्यारा उत्तराखंड, तो हमने इस बार क्या करा है कि पूरा इकोनॉमिक सर्वे को हमने बड़े बड़े ही डिटेल में क्या करा है, कवर करा है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद किसका? अर्थ एवं सांख्य निदेशालय के नियोजन विभाग का, जिन्होंने ये आर्थिक सर्वेक्षण, इतना शानदार आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है, ठीक है। तो अब जिसको भी ये दिक्कत थी कि भाई इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो आपका इकोनॉमिक सर्वे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो थैंक यू सो मच।